नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिका या इजराइल से नहीं बल्कि ईरान से इस बार खुद ईरान के लोग गुस्से में हैं और नाराज भी। ईरान के सुप्रीम लीडर और उनकी हुकूमत के खिलाफ ईरानी अवाम सड़कों पर उतर आई है। 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन आंदोलन है कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से डर यह है कि कहीं मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका ईरान पर हमला न कर दे। आइए जानते हैं कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से चली आ रही इस दुश्मनी की वजह क्या है। पिछले 15 दिनों से ईरान सुलग रहा है। ईरान की खस्ता माली हालत और महंगाई से शुरू हुआ ईरानी अवाम का गुस्सा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी को निशाने पर लेने की वजह से 100 से ज्यादा ईरानी शहरों की सड़कों पर अब सीधे ईरानी सुरक्षा बल और आंदोलनकारियों के बीच टकराव शुरू हो चुका है। हालांकि दुनिया भर की मीडिया के लिए ईरान के अंदर की सही जानकारी देना मुश्किल है, लेकिन जो ईरान के अंदर से छनकर खबर आ रही है उसके मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों आंदोलनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पिछले 47 सालों में इससे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं हुआ। ईरान की आवाम आयतुल्लाह खामेनी और उनकी सरकार को हटाने की मांग कर रही है। हालात तब और खराब हो गए जब ईरान के जनरल प्रोसिक्यूटर मोहम्मद काजिम मुहावाहिदी आजाद ने ईरानी अदालतों के जजों और स्टाफ से देश भर में जारी आंदोलन में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने में तेजी लाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा है कि आंदोलन के नाम पर दंगों में शामिल सभी लोगों पर एक ही इल्जाम है और उसी इल्जाम के तहत सभी पर एक ही आरोप लगाए जाए। आरोप खुदा के खिलाफ जंग छेड़ना, जिसकी सजा मौत है। आपदा में अफसर ढूंढते हुए ईरान के अंदरूनी मामलों में आदत के मुताबिक अमेरिका एक बार फिर से कूद पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरानी आंदोलनकारियों पर ईरानी हुकूमत ने सख्ती की तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ऐसे हालात में ईरान पर हमले तक की धमकी दे रहे हैं। You, though, there's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. ट्रंप के अलावा अमेरिकी मानवाधिकार संगठनों ने भी ईरान के हालात पर चिंता जताई है और कहा है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो असामान्य है। उधर अमेरिकी धमकी के बावजूद ईरान के तेवर तीखे हैं और ईरानी नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने उसके अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश की तो अंजाम खतरनाक होगी। अभी पिछले साल ही ईरान और इजराइल के बीच हुई 12 दिन की जंग में भी अमेरिका कूद पड़ा था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए थे। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की ईरान से ऐसी क्या दुश्मनी है? क्यों अमेरिका जब तक ईरान को धमकाता रहता है? तो इसे समझने के लिए हमें पहले ईरान को समझना होगा। यह पर्शियन एम्पायर है जिसे ईरान कहा जाता है। 2500 साल तक इस देश पर कई राजाओं ने हुकूमत की, जिन्हें शाहों के नाम से जाना गया। 1950 में ईरान की जनता ने मोहम्मद मुसादिक के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता को प्रधानमंत्री चुना। सत्ता में आते ही मुसादिक ने ईरान के तेल का फायदा सीधे अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश और यूएस पेट्रोल होल्डिंग कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये वो वक्त था जब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उबर चुकी थी और अमेरिका को यकीन हो चला था कि उसके अंदर सुपर पावर बनने की पूरी सलाहियत भी है और मौका भी। लिहाजा 1953 में उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक साजिश के तहत मुसादिक का तख्ता पलट कर दिया और एक लोकतांत्रिक देश को राजशाही में तब्दील कर मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का नया शाह बना दिया। 22 साल का शाह उस वक्त मशहूर था अपनी अय्याशियों और फिजूल खर्चियों के लिए। कहते हैं आलम यह था कि उसकी पत्नी पानी नहीं बल्कि दूध से नहाया करती थी, जबकि शाह का लंच रोजाना पेरिस से मंगवाया जाता था। इस बात की परवाह किए बगैर कि उसके अपने मुल्क में लोग भूखे मर रहे थे।
पहलवी राजवंश पर फिर से खतरा न मंडराए और सत्ता पहलवी राजवंश के ही पास रहे, इसीलिए पहलवी राजवंश के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने अपनी एक बेरहम आंतरिक पुलिस सवाक की स्थापना की, जिसका एक ही मकसद था, राजवंश के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को बड़ा बनने से पहले ही कुचल देना। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के दौर पर बाजार तंत्र हावी होने लगा था, मगर इसके लिए जरूरी था ईरान का पश्चिमी रंग में रंगना, और शाह ने अगला कदम यही उठाया। ईरान के बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेहरान फैशन का हब बन गया। कहते हैं उस दौर में फैशन पेरिस से पहले तेहरान में आने लगा था। अय्याशी का कोई ऐसा सामान नहीं जो ईरान की राजधानी में मुहैया न हो। 90% शिया मुस्लिम और करीब 9% सुन्नी मुस्लिमों को शाह पहलवी का ये खुला रूप बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। उनके मुताबिक अमेरिका के दबाव में शाह पहलवी ने न सिर्फ मुल्क को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया, बल्कि ईरान की तमीज और तहजीब का भी बेड़ा गर्क कर दिया। करीब 10 सालों तक ईरान को पश्चिमी रंग में बदलते हुए अपनी आंखों से देखने के बाद लोग शाह पहलवी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और इन लोगों की अगुवाई इस्लामिक लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी कर रहे थे। शाह की सुरक्षा एजेंसियों ने फौरन आयतुल्लाह खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 18 महीनों तक जेल में यातनाएं दी। 1964 में जेल से आजादी के लिए उनके सामने 2 शर्तें रखी गई, या तो वो शाह से माफी मांगे या देश छोड़ दे। आयतुल्लाह खुमैनी ने दूसरा रास्ता चुना और उन्हें देश से निकाल दिया गया। उस दिन के बाद से वो अगले 14 साल ईरान से दूर रहे, पहले इराक, फिर तुर्की और फिर फ्रांस, और इन सालों में खुमैनी वहीं से मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से बेदखल करने का खाका खींचते रहे। फ्रांस में रहने के दौरान उनके संदेशों को मुल्क में पंपलेट और ऑडियो वीडियो मैसेज के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। जो काम आयतुल्लाह खुमैनी मुल्क में रहकर नहीं कर पाए, वो उन्होंने मुल्क से बाहर रहते हुए कर दिया। अब ईरान में हर तरफ एक ही आवाज थी, आयतुल्लाह खुमैनी जिंदाबाद, शाह पहलवी मुर्दाबाद। लेकिन ऐसा कतई नहीं था कि ईरान में जो कुछ हो रहा था उससे दुनिया ने आंखें बंद कर दी थी। खासकर अमेरिका ने। शाह पहलवी का ईरान की सत्ता पर काबिज रहना अमेरिका के लिए उतना ही जरूरी था जितना कि उसके लिए सुपर पावर बने रहना। वो इसलिए क्योंकि सुपर पावर बने रहने की असली पावर उसे ईरान और फारस की खाड़ी से मिल रही थी। पश्चिमी एशिया में ईरान एक बड़ा और बेहद अहम देश है। न सिर्फ इसकी सरहद अगल बगल के करीब आधा दर्जन देशों के साथ लगती है, बल्कि महासागरों और खाड़ियों के मामले में भी यह किसी भी देश से बेहतर स्थिति में है। उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, पश्चिम में तुर्की, इराक और पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। दोनों खाड़ियों को जोड़ता है एक वाटर चैनल जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को गौर से देख लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जो मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान की जंग का मैदान बना हुआ है। तो भौगोलिक रूप से ईरान की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि व्यापार के नजरिए से और प्राकृतिक संसाधनों के मामलों में दुनिया में इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। तेल और गैस की खोज ने तो इस मुल्क को सोने की खान बना दिया, और इसीलिए अकेले अमेरिका ही नहीं बल्कि इससे पहले ब्रिटेन और सोवियत यूनियन यहाँ अपने प्रभाव के लिए जद्दोजहद करते रहे। अब इस इलाके को फिर से गौर से देखिए। फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले इस समुद्र की चौड़ाई महज 55 किलोमीटर है। इसीलिए इस इलाके में ईरान से पंगा लेने का मतलब है तेल और निर्भर मुल्कों के लिए खुदकुशी के बराबर, क्योंकि दुनिया की 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जब तक शाह पहलवी मुल्क पर काबिज रहे तब तक ईरान न सिर्फ अमेरिका के लिए बाजार था, बल्कि ज्यादातर तेल और गैस संसाधनों पर उसका कब्जा भी रहा। इस दौरान अमेरिका ने ईरान का जमकर इस्तेमाल किया और अपनी इसी दोस्ती के बल पर कई बड़े कूटनीतिक फैसले लिए, जिसने उसे सुपर पावर से भी पावरफुल बना दिया। बोइंग 747 ने तेहरान के लिए टेक ऑफ किया। पेरिस से उड़ा यह विशेष विमान था क्योंकि तेहरान में लैंड करते ही ये ईरान के इतिहास को बदलने जा रहा था। बोइंग पर सवार थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी,
ईरान के शाह के खिलाफ 2 दशकों से छिड़ी विद्रोह की क्रांति के महानायक 14 सालों तक पहले निर्वासन में रहने के बाद खुमैनी अपने वतन लौट रहे थे, जहां करोड़ों लोगों का हुजूम उनके खैर मकदम के लिए पागल हुआ जा रहा था। शाह की नीतियों से तंग आ चुके ईरान के लाखों आम लोगों ने साल 1978 में आखिरी रण छेड़ दिया, क्योंकि ईरानी संसाधनों से कमाई तो बेतहाशा हो रही थी, मगर वो गरीबों तक न पहुंचकर शाह पहलवी और अमेरिका का खजाना भर रहा था। नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया, अखबार में वही छपता जो शाह चाहता था। कुल मिलाकर ईरान में इमरजेंसी जैसे हालात थे, जिससे तंग आकर अक्टूबर 1977 में छात्रों ने ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। शाह की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी सवाक ने लोगों पर यलगार बोल दिया और सैकड़ों लोग मारे गए, मगर इस आंदोलन को जितना दबाया गया ये उतना ही बढ़ता गया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और उनकी सेना शाह के सपोर्ट में खड़ी रही। करीब 1 साल चली इस क्रांति में शाह पहलवी को अब समझ आ गया कि ईरान से उनके जाने का वक्त आ गया है, और शाहपुर बख्तियार को प्रधानमंत्री बनाकर शाह पहलवी इलाज के बहाने अमेरिका चला गया। तेहरान शहर के ऊपर 20 मिनटों तक चक्कर लगाने के बाद आखिरकार विमान ने रनवे पर लैंड किया और चंद लम्हों में बोइंग 747 के पायलट के हाथों का सहारा लिए हुए नजर आए आयतुल्लाह खुमैनी। लोगों की इस अथाह भीड़ ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया और इस तरह ईरान को शाह के शासन से मुक्ति तो मिल गई, मगर नई हुकूमत ने बनने से पहले ही अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली। अमेरिका तमाम तरीकों से ईरान की नई सरकार पर दबाव बनाने लगा। शाह को वापस ईरान न भेजने को लेकर लोगों का गुस्सा अमेरिका पर था ही, वहीं उसके फैसलों ने ईरान के लोगों में और गुस्सा भर दिया। नतीजतन छात्रों के एक गुट ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास के 52 अमेरिकी लोगों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा। ये उस शाह पहलवी के खिलाफ ईरान में मुकदमा चलाने की मांग कर रहे थे, जिसे अमेरिका ने शरण दे रखी थी। हालांकि बाद में अल्जीरिया की मध्यस्थता के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, मगर इसका बदला अमेरिका ने इराक के जरिए ईरान पर हमला करवा कर लिया और ये जंग 8 लंबे सालों तक चली। नतीजतन ईरान की इकोनॉमी धाराशायी हो गई। आज तक ब्यूरो। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तभी उन्होंने ईरान को लेकर अपने इरादे जता दिए थे। अपने पहले कार्यकाल में ही उन्होंने ईरान के साथ हुए सारे समझौते तोड़ दिए थे। अब अपने दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप का रवैया लगभग वैसे ही है। ऊपर से ईरान में जनता के आंदोलन ने ट्रंप को लगभग ईरान में तख्तापलट का एक मौका सा दे दिया। ईरानी क्रांति से शुरू हुई अमेरिका और ईरान की दुश्मनी अब तक जारी है। पिछले 40 सालों से अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए उस पर तमाम तरह की आर्थिक पाबंदियां लगाई, जिसकी वजह से तेल और गैस का अकूत भंडार होने के बावजूद भी ईरान की अर्थव्यवस्था काल के गर्त में गिरती चली गई। बावजूद इसके ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हालांकि साल 2015 में बराक ओबामा और हसन रूहानी के बीच P5+1 समझौता हुआ, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य यानी P5 देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चीन के अलावा जर्मनी शामिल थे, जिसके तहत ये समझौता हुआ कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा और उसके बदले में ये तमाम देश उससे आर्थिक प्रतिबंध हटा लेगा। हालांकि अमेरिका में सरकार बदलते ही नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और तब से ही अमेरिका सऊदी अरब, इजराइल जैसे देशों के दबाव में ईरान पर हमले के बहाने ढूंढता रहा। इसकी 2 वजह है। पहली तो ये कि अमेरिका ईरान के तेल और गैस खनिजों पर अपना कंट्रोल चाहता है, और दूसरी ये है कि सऊदी अरब और इजराइल जैसे देश चाहते हैं कि ईरान अरब क्षेत्र में मजबूत न हो पाए, क्योंकि वो उनके लिए खतरा बन सकता है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।